मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 1885 में स्थापित। इस कांग्रेस के इतिहास में बड़ी ताकत रही, वो रही सत्याग्रह की। सत्याग्रह के हथियार को इस्तेमाल करके मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी ने कांग्रेसियों को घर घर तक पहुंचा दिया इस देश के, और साथ ही अंग्रेजों के राज की चूल्हे हिला दी। देश को आजादी मिली। इतिहासकारों ने लिखा कि इसमें बहुत बड़ी ताकत गांधी के अहिंसक आंदोलन की रही, जिसका बड़ा हथियार था सत्याग्रह। उस सत्याग्रह के हथियार को कांग्रेस एक बार फिर आजमाने की कोशिश में है। यह सत्याग्रह आज भी हुआ, नाम दिया गया मौन सत्याग्रह। लेकिन यह मौन सत्याग्रह क्यों था? यह मौन सत्याग्रह था उस बुनियाद के ऊपर जिसकी बुनियाद 11 अप्रैल 2019 को रखी गई थी। कर्नाटक विधानसभा के चुनाव थे। राहुल गांधी कांग्रेस के बड़े नेता थे और वो राहुल गांधी ने कर्नाटक के चुनावी सभा में एक मासूम सा सवाल धारावाहिक तौर पर पूछा, जिसके अंदर हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जितने भी चोर हैं उनके सरनेम मोदी क्यों है, और उसके अंतर्गत नीरव मोदी, ललित मोदी का नाम लेते लेते वह देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी नाम ले लिया। राहुल गांधी के इस वक्तव्य ने गुजरात में बैठे भारतीय जनता पार्टी के विधायक पूर्णेश मोदी के दिल को बड़ी चोट पहुंचाई, और पूर्णेश मोदी ने अपनी वेदना भारतीय कानून के प्रावधानों के तहत सूरत के कोर्ट में व्यक्त कर दी। मामले में सुनवाई हुई और मामले में सुनवाई के चलते 23 मार्च 2023 को सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि के मामले में दोषी करार दे दिया। मानहानि के मामले में दोषी करार देते देते अदालत ने इस अपराध के एवज में जो अधिकतम सजा का प्रावधान है, अर्थात 2 वर्ष का कारावास, उसका निर्णय सुना दिया। 2 वर्ष का कारावास के चलते भारत के ही एक अन्य कानून जो जनप्रतिनिधित्व के संदर्भ में है, उसमें यह व्यवस्था है कि अगर आपको 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है तो आप जनप्रतिनिधि बने रहने के योग्य नहीं रहते। अर्थात अगर आप चाहे विधानसभा, लोकसभा या राज्यसभा में है तो आपकी सत्ता चली जाएगी, और साथ ही सजा पूरी होने के बाद से 6 वर्ष तक आप चुनाव लड़ने के लिए भी पात्र नहीं रहेंगे। अर्थात कुल जमा राहुल गांधी को 8 साल के लिए लोकसभा से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। कांग्रेस और राहुल गांधी दोनों ही इस फैसले से नाखुश हैं। उन्हें लगता है कि वो षड्यंत्र के शिकार हुए। उन्हें लगता है कि अदालत का फैसला उनके साथ में न्याय करता हुआ नहीं है। इसके चलते राहुल गांधी ने अगली याचिका सूरत के सेशन कोर्ट में लगाई। सेशन कोर्ट ने उनकी याचिका को नहीं माना, सजा को बरकरार रखा, तो वह गुजरात हाईकोर्ट पहुंचे। गुजरात हाईकोर्ट ने भी 7 जुलाई को अपने फैसले में राहुल गांधी को किसी भी तरीके की राहत देने से इंकार कर दिया, सजा पर रोक लगाने से भी इंकार कर दिया। बल्कि अपने आदेश में अदालत ने यह भी टिप्पणी कर दी कि इनके खिलाफ पहले भी इस तरीके के कई मामले हैं, और कुल मिलाकर अब राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से अगली कानूनी लड़ाई की तैयारी है। पर इस लड़ाई के साथ साथ जन समर्थन जुटाने की कोशिश में भी कांग्रेस है। इसी क्रम में आज मौन सत्याग्रह कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी राज्य की राजधानियों में आयोजित किया गया। क्या भोपाल, क्या लखनऊ, क्या पटना, क्या रायपुर, तमाम जगहों पर। और इस मौन सत्याग्रह में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। और यही आज हमारा विषय है कि सजा बनी आफत, मौन से खिलाफत। जो लड़ाई कानूनी स्तर पर लड़ी जानी है, उसके संदर्भ में क्या मौन सत्याग्रह किसी प्रकार का समाधान दे सकता है? क्या अदालत इस आधार पर राहुल गांधी को रियायत देगी कि कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता अपने नेता को मिली हुई सजा से दुखी है? क्या कानूनी स्तर पर इस प्रकार का अभियान राहुल गांधी को किसी प्रकार की राहत दिला सकता है? या इस प्रकार का अभियान, सत्याग्रह जिसका नाम दिया गया है, वह कांग्रेस के प्रति जनता का मन जीतने में कामयाब हो सकता है? उस कांग्रेस का जो पिछले 2 लोकसभा चुनाव के अंदर बुरी तरीके से हारी है, धराशायी हुई है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि क्या सही रणनीति के अनुसार देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल जा रहा है? कानूनी स्तर पर जो मामला लड़ा जाना चाहिए, क्या जनता के स्तर पर यह अभियान चलाकर उस कानूनी लड़ाई को और धारदार बनाया जा सकता है? या कानूनी लड़ाई अपनी तरफ है, अपनी जगह है, राजनीतिक लड़ाई एक राजनीतिक दल को लड़नी चाहिए? इसलिए राजनीतिक तौर पर संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए कि राहुल गांधी वस्तुतः अपराधी नहीं है बल्कि षड्यंत्र के शिकार है, इसके लिए कांग्रेस ने यह प्रयास किया है। और अगर यह प्रयास किया तो यह प्रयास कितना कारगर साबित हो रहा है, इस पर आज हम विवेचन करेंगे। 5 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद भी है। उनसे आपका परिचय कराएं और देश की समकालीन राजनीति से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर कुछ गंभीर विमर्श करने की कोशिश करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र लीडरशिप को समर्पित है।
हमारा विचार सूत्र ये कहता है कि एक नेता लोगों को वहीं ले जाता है जहां वे जाना चाहते हैं, जबकि एक महान नेता लोगों को वहां ले जाता है जहां वे जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन उन्हें वहां होना चाहिए। रोजालिंड कार्टर के द्वारा क्या कमाल की बात कही गई थी। तो राहुल गांधी नेता है या महान नेता, यह आने वाला समय बताएगा। पर इस लड़ाई के माध्यम से वो साबित क्या कर रहे हैं? उनका कहना है वो सावरकर नहीं है, माफी नहीं मांगेंगे। पर तमाम कानूनविद कहते हैं जिस प्रकार के वाक्यों को उन्होंने इस्तेमाल किया है उसमें माफी न मांगने की रणनीति दरअसल कानूनी रूप से उनके मामले को कमजोर कर रही है। समझने की कोशिश करेंगे इस विचार के साथ में। हमारे इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 5 खास मेहमान मौजूद हैं। जिस कांग्रेस पार्टी को लेकर हम बात कर रहे हैं उस कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ में हैं। हमारे साथ उस पार्टी के प्रवक्ता भी मौजूद हैं जिनको इस पूरे मामले में वस्तुतः मूल किरदार बताया जा रहा है कि इनका षड्यंत्र है, इसलिए ये सारी आफत है, अर्थात भारतीय जनता पार्टी। उस भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ शरद त्रिवेदी जी, हमारे साथ देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी भी जुड़े हुए हैं। 2 और खास मेहमान जब हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनका से परिचय कराएंगे। लेकिन इस चर्चा की शुरुआत सुरेंद्र राजपूत जी से करेंगे, लेकिन उससे पहले 2 बयान देखेंगे, एक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का और एक राजस्थान के संभावनाओं का अर्थात सचिन पायलट का। सुनिए। तंत्र के को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। जो जनता की आवाज बुलंद करने वाले लोगों की आवाज बंद करने की बात हो रही है। राहुल जी की सदस्यता जिस प्रकार से रद्द की गई है और जिस प्रकार से उसके निवास को खाली करा गया है और इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये मौन सत्याग्रह का आयोजन, और जिसमें रायपुर में सभी जिलों से हमारे सब साथी लोग आए थे हजारों के तादाद में, जिसमें शैलजा जी विशेष रूप से उपस्थित थी, मोहन मरकाम जी, चरणदास महंत जी, उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव जी, सारे मंत्रिमंडल के सदस्य, सारे विधायक, निगम बोर्ड के सारे अध्यक्ष और पदाधिकारी, जिला कांग्रेस कमेटी, सारे हमारे प्रकोष्ठ हैं उसके सब साथी लोग उपस्थित थे। और प्रजातंत्र के लिए कांग्रेस हमेशा सजग रही है और प्रजातंत्र की रक्षा के लिए हमेशा कांग्रेस लड़ती रहेगी। टकराव का, नफरत का जो माहौल बन रहा है, अलग अलग एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है, संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है, ये हमारे भारत के लोकतंत्र के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है। इसी को देखते हुए पूरे देश भर में आज कांग्रेस पार्टी ने ये एक दिन का मौन व्रत रखा है, देश के लोगों को जागरूक करने के लिए। ये संदेश जन जन तक पहुंचे कि लोकतंत्र में जो हमारी आस्था है वो बरकरार रहे। तो लोकतंत्र के प्रति आस्था बरकरार है तो लोकतंत्र की बुनियाद में तो न्यायपालिका की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। उस न्यायपालिका के फैसले हैं, न्यायपालिका के फैसले को चुनौती देने के लिए अपनी व्यवस्था है। उस व्यवस्था को लांघ कर इस मौन सत्याग्रह के माध्यम से क्या मुहिम चला रही है कांग्रेस? सुरेंद्र राजपूत जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा समझाइए ना। मैं ये मौन सत्याग्रह की गूंज जरा देश के कानों तक तो पहुंचे। बहुत शुक्रिया हिमांशु भाई। कहते हैं ना कि खतरे में बुनियाद आ गई, बापू तेरी याद आ गई। जी, जब जब संविधान की बुनियाद खतरे में आती है, लोकतंत्र की बुनियाद खतरे में आती है, तब तब बापू का वो अचूक हथियार जो अहिंसा है वो सबको याद आता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। इसी मौन सत्याग्रह, इसी से सत्याग्रह के हथियार से हम लोगों ने अंग्रेजों को भी भगाया। अब आज के अंग्रेजों को भी भागना तय है। जिस तरीके की साजिश रची गई, मैं इधर उधर की बात नहीं ज्यादा करता, बहुत स्पष्ट रूप से साजिश रची गई। जिस तरीके की गंभीर साजिश रची गई, वहां पर पहले वो क्या नाम, जो अधिकार क्षेत्र में नहीं है ऐसा हमारा मानना है, वहां पर मुकदमा किया गया। जो चीज कर्नाटक में हुई थी वहां पर कोई पुलिस कार्रवाई नहीं थी, अचानक से वो हो गया। और 1948 से लेकर के आज तक मुझे तो कोई भी एक केस याद नहीं आता हिमांशु जी जिसमें मानहानि के केस में 2 साल की सजा हुई। अगर आपके पास कहीं कोई दृष्टांत हो या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पास कोई दृष्टांत हो तो सम्मुख रखें, हम लोग भी देखें। आज तक मुझे कोई दृष्टांत याद नहीं आता कि जिसमें एक मानहानि के केस में कहीं 1 दिन की हो जाती, कहीं 2 दिन की हो जाती, लेकिन पूरे 2 साल की सजा करना कहीं ना कहीं ये एक गंभीर साजिश की ओर गंभीर संकेत कर रहा है, जिससे हम असहमत हैं।
जी। इस सजा से हम असहमत हैं, हम ऊपर की अदालत में गए, उससे ऊपर की अदालत में गए, अब हम सर्वोच्च अदालत में जाने की तैयारी कर रहे हैं। जी। ठीक है ना, ये तो हो गया हमारा कानूनी पक्ष, कानून के तरीके से हम लोग लड़ेंगे। लेकिन इसका एक राजनीतिक पक्ष भी है। राजनीतिक पक्ष ये है कि जब भारतीय जनता पार्टी श्री राहुल गांधी जी सहित पूरी कांग्रेस को बदनाम करने का कुचक्र रचती है, साजिश रचती है, और संविधान के नाम पर संविधान की अवहेलना करती है, लोकतंत्र के नाम पर लोकतंत्र के अधिकारों का अपहरण करती है और उनको गलत तरीके से नियोजन करती है, तो उसके खिलाफ हम राजनीतिक लड़ाई भी हमें लड़नी है और सामाजिक लड़ाई भी लड़नी है। इसी के लिए हमने इस मौन सत्याग्रह को चुना, ताकि लोगों तक हमारे मौन की गूंज जाए और लोग जागृत हो कि किस तरीके से देश में भारतीय जनता पार्टी कानून को तोड़ मरोड़ करके, लोगों को प्रभावित करके, उन सब लोगों से वो सब काम करा रही है जो संविधान सम्मत नहीं है। लोग जागेंगे। सुरेश जी, थोड़ा विस्तार से समझेंगे ना। क्या है कि आप बात बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, पर थोड़ा समझाने के संदर्भ में हम जो है ना असमर्थ महसूस कर रहे हैं अपने आप को। तो समझना यह है, क्या कोर्ट का आप सम्मान करते हैं, ये भी बात कहते हैं, कोर्ट के फैसले से हम असहमत हैं, ये बात भी आप कहते हैं, उसके लिए हम अपील करेंगे, ये बात भी आप कहते हैं। यहां तक तो बात समझ में आती है, पर इसमें भाजपा का हाथ है, ये बात हमारी समझ में नहीं आती है। कोर्ट का आप सम्मान कर रहे हैं, कोर्ट के फैसले से आप असहमत हैं, पर भाजपा का इसमें हाथ है। तो क्या आपका कहने का आशय है कि कोर्ट ने जो भी फैसला दिया है वो कानूनी प्रावधानों के तहत नहीं दिया है, भाजपा के दखल के तहत ये फैसला आया हुआ है? क्या सुरेंद्र राजपूत जी ये बात कहना चाहती है या कांग्रेस पार्टी ये बात कहना चाहती है? आप जिस बात को विधि विरोधी बता रहे हैं और आप ये सवाल उठा रहे हैं कि 2 साल की सजा पहले कभी मिली है क्या, पर आपसे जानना ये चाहते हैं कि क्या मानहानि के मामले में देश की कानून व्यवस्था के अंतर्गत 2 साल की सजा का प्रावधान नहीं है? 2 साल की सजा का प्रावधान न होते हुए भी अगर सजा सुनाई गई है तो समझ में आए कि यहां पर कानून व्यवस्था का कोई मतलब नहीं है, संविधान का कोई मतलब नहीं है। तो थोड़ा सा आपसे समझना चाहते हैं कि आप जनता के बीच में जो मौन सत्याग्रह कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये भाजपा के खिलाफ है, केंद्र सरकार के खिलाफ है, तो इस आदेश का, जो कोर्ट के आदेश का है, उससे भाजपा का संबंध क्या है, केंद्र सरकार का संबंध क्या है? थोड़ा खुल के बोलिए ना, बच बच के क्यों बोला जाए, थोड़ा सीधे सीधे समझ में आए ना। हमें भी 2 साल की सजा कराइएगा, क्यों हिमांशु भाई? हम अपने नेता के लिए आप इतना भी नहीं कर सकते। लोग तो गांधी जी के साथ में मर मिटने के लिए तैयार थे, जो मोहनदास करमचंद गांधी थे। सुरेंद्र राजपूत जी राहुल गांधी के लिए कहां तक जा सकते हैं? लोग तो आजन्म कारावास काट लिया, आप 2 साल के संदर्भ में घबरा गए। हम तो अंत तक जाएंगे, लेकिन फिर उसके बाद आपको सुरेंद्र राजपूत इस पे डिबेट पे बैठने के लिए नहीं मिलेंगे। और तो हम कहते हैं, आइए चलिए हम ये भी कहते हैं, हम बिल्कुल सजा से असहमत हैं जी। हम बिल्कुल कहते हैं कि सजा में कहीं ना कहीं कानूनी प्रावधानों का दुरुपयोग किया गया है। हम बिल्कुल इस बात को कहते हैं कि कानून को प्रभावित करने के लिए तमाम तरीके के प्रभावशाली उपकरणों का इस्तेमाल किया गया है। हम बिल्कुल पूरी तरीके से असहमत हैं। हम ये भी कहते हैं कि जो जुडिक्शन में नहीं था उस चीज को एक्सेप्ट किया गया कोर्ट के उसमें, चाहे वो किसी भी तरीके के दबाव में किया गया हो या किसी तरीके किसी काम में किया गया हो। और वो सब लोग, जितने लोग यहाँ पर सजा देने के चीजों में रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी वक्त वो भारतीय जनता पार्टी के केसेस को लड़ने वाले लोग रहे हैं। हम ये भी कहते हैं, चाहे वो मधु श्रीवास्तव का केस हो, चाहे किसी का केस हो, तमाम लोग आज जो उसके पदों पर बैठे हैं वो कहीं ना कहीं गुजरात में इस तरीके की चीजों में शामिल रहे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी का संदर्भ व्याख्यित रहा हो। तो ये इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और हम ये भी इस बात को कहते हैं कि ये क्या ये प्रयोग है या संयोग है, 3-4 चीजों का आप ध्यान दीजिए हिमांशु भाई। मैं तो उस बात को कहना इसलिए नहीं चाहता था कि पिछली बार आपकी बहस में कहा था जी कि जिस दिन अडानी के 20,000 करोड़ के लिए संसद में राहुल गांधी ने आवाज उठाई, उसी दिन उन्होंने कैविएट हटा करके सजा को, क्या नाम, इस केस को पुश करने का काम किया पूर्णेश मोदी ने, जो स्वयं में प्रभावित नहीं है। मानहानि की सजा का, मानहानि का केस प्राथमिक रूप से वही कर सकता है कि जो इसके नाम लिए गए हों। तो वो 3 नाम लिए गए थे। नीरव मोदी करना चाहे हम स्वागत करेंगे, ललित मोदी करना चाहे हम स्वागत करेंगे, नरेंद्र मोदी जी करना चाहे हम स्वागत करेंगे। लेकिन ये उन्होंने नहीं करके किसी एक ऐसे आदमी ने किया जो स्वयं में न तो पिछड़ा है, स्वयं में वणिक वर्ग का है,
तो ये लेकर के, और जिस दिन अडानी के खिलाफ एक भाषण दिया गया संसद के अंदर, उसी दिन इन लोगों ने स्टे हटाया और 3 साल 4 साल से जो मुकदमा चल रहा था उसका फैसला इन्होंने चंद घंटों या चंद दिनों में करवा दिया। और ये क्या संयोग या प्रयोग है कि उसका फैसला देने के बाद उसी जज का जो है कहीं ना कहीं एलिवेशन हो गया। लोग कहते हैं कि वो एलिवेशन और उसी एलिवेशन को शायद मेरी जानकारी है सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड भी कर दिया। जी ठीक है ना। तो ये संयोग है या प्रयोग है, इसका तो फैसला आप करेंगे, जनता करेगी। संयोग है या प्रयोग है, इसका फैसला तो जनता करेगी, ये कहना है सुरेंद्र जी। पर एक सवाल और लेता हूं, फिर शरद जी के पास चलता हूं। ये जो आप मौन सत्याग्रह किए हैं, इससे पहले भी आपने सत्याग्रह किया था 26 मार्च को, तब आपने संकल्प सत्याग्रह किया था। तो ये किस लिए है? ये जनता को प्रभावित करने के लिए या अदालत को प्रभावित करने के लिए? क्या दिखाना चाह रहे हैं आप देश की सर्वोच्च अदालत को कि हमारे साथ कितने लोग हैं, फैसला देते समय याद रखना, या कुछ और? नहीं, हम बिल्कुल इस बात से, हम अदालत की लड़ाई अदालती तरीके से लड़ेंगे, कानूनी तरीके से लड़ेंगे। देश के संविधान पर हमें पूरा भरोसा है और हमें पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा और सुप्रीम कोर्ट संविधान के आलोक में पूरी अपनी बात सुनेगा हमारी और देखेगा। ये बिल्कुल प्योर राजनीतिक और सामाजिक लड़ाई है। ये लोगों को जगाने की लड़ाई है कि लोगों जाग जाओ, वरना एक वो पुराना नवाज देवबंदी का शेर है कि चलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है और मुकद्दर आपका है, और उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया और मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। तो आज की डेट में पूरे देश की शासन व्यवस्था जिस तरीके से आम जनता के हक और हुकूक छीनने की बात कर रही है, संवैधानिक संस्थाओं पर अपने कब्जे की, एक विचारधारा के कब्जे की बात कर रही है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के 5-5 न्यायाधीश सड़क पर आते हैं, जिस तरीके से जो है अमित मालवीय नाम का भारतीय जनता पार्टी का IT हेड इलेक्शन कमीशन के डेट आने से पहले ही इलेक्शन की घोषणा कर देता है, उन डेट्स की उन्हें पता चल जाता है, जिस तरीके से रात में 1:30 बजे CBI का डायरेक्टर चेंज वस्तुतः एक तख्ता पलट की स्थिति कर देते हैं, जिस तरीके से ये लोग बगैर कुछ बताए नोटबंदी करते हैं, जिस तरीके से ये लोग बगैर कुछ बताए अग्निवीर जैसी योजनाएं ले आते हैं, महंगाई ले आते हैं, जिस तरीके से 20 सैनिकों के हत्यारे देश का राष्ट्रपति से हाथ मिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतुर होते हैं और 18 बार झूरा भी झुलाते हैं और चाय भी पिलाते हैं। इन सारी चीजों को याद कराने के लिए, इन सारी बातों को याद कराने के लिए देश के लोकतंत्र में हम ये लड़ाई सामाजिक और राजनीतिक लड़ रहे हैं। चाहे वो श्री भूपेश बघेल जी हों, चाहे वो अशोक गहलोत साहब हों, चाहे वो सचिन पायलट साहब हों, चाहे तो सामाजिक और राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। पर कब लड़ रहे हैं? तब लड़ रहे हैं जब गुजरात हाईकोर्ट का फैसला आ रहा है और उस फैसले के बाद विरोध स्वरूप मौन सत्याग्रह करेंगे, ये कह रहे हैं। तो शरद द्विवेदी जी, आपके पास आता हूं। आप तो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए निकले थे, ये लोकतंत्र की क्या हालत आपने कर दी है? अदालतों के जो फैसले आ रहे हैं, उन अदालतों के फैसले राजनीतिक दखल से प्रेरित बताए जा रहे हैं देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल के द्वारा। देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल जिस हथियार के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ा था, उस हथियार को आपके खिलाफ उठाने के लिए मजबूर हो गया। आपका हृदय फट नहीं गया शरद जी? किस हालत में ले आए आप देश को? सवाल है, कितनी वेदना है आज आपको इस बात को लेकर कि हमने क्या कर दिया? ये जी, मुझे गर्व है कि सुरेंद्र राठौर मेरे मित्र हैं और मेरे भाई हैं। बहुत गर्व है उनके ऊपर, बहुत अच्छे से उन्होंने बात कही, लेकिन उनका केस बहुत कमजोर है, वकील बहुत अच्छे हैं। पहली चीज तो ये कि जिस इन्होंने कहा कि साहब हम माफी नहीं मांगेंगे, राहुल जी ने कहा कि हम माफी नहीं मांगेंगे, यही किस्सा अगर ये मानते हैं कि महात्मा गांधी के चरण चिन्हों पे चल रहे हैं, तो मुझे याद है गांधी जी ने शायद या तो चंपारण सत्याग्रह में ही ये किस्सा हुआ था। ये वाकया जो रिचर्ड एटनबरो की पिक्चर है उसमें भी बताया गया कि जज साहब ने कहा कि भाई अगर आप माफी मांग ले तो मैं आपका केस यहीं खत्म कर दूंगा। तो गांधी जी ने कहा नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। तो उन्होंने कहा मजबूरन मुझे आपको जेल करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा आप जेल कर दीजिए, ये आपके अधिकार है, आप बिल्कुल जेल कर दीजिए। तो कायदे से राहुल जी को बेल नहीं लेनी चाहिए थी। ये तो कह रहे हैं कि सावरकर को तो दो बार आजीवन कारावास की सजा मिली ना, तो 2 साल की सजा मिली, इतने में घबरा गए। इन्हें जेल जाना चाहिए था। जब जेल से आते तब ये बता देते कि देखिए साहब मेरे ऊपर इतना अत्याचार किया गया, मैं मसीहा, मुझे डिक्लेयर कर दीजिए, और उस पर शायद हो सकता है कि इलेक्शन में कुछ ना कुछ ये कर लेते।
लेकिन यहाँ जो मुद्दा अभी लेके चल रहे हैं, ना तो उस मुद्दे का भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना है, ना शरद जी, मैं बीच में रोकने के लिए मजबूर हूं। आप बहुत ज्यादा इस बात से आहत हैं, ये राहुल गांधी को सजा हुई, राहुल गांधी ने बेल क्यों ले ली? बेल लेने के आधार पर आपको लग रहा है ये आदमी ठीक नहीं है, पर सावरकर जी को जेल हुई और जेल काटने के दौरान उन्होंने माफीनामे लिखे, वो आपके लिए पूजनीय हो गए। ये कांग्रेस का सवाल रहता है। तो एक व्यक्ति जमानत ले रहा है, अपने कानूनी प्रावधानों का उच्च अदालत में जाने के संदर्भ में देश के संविधान में उसे अधिकार दिए हैं, उनका पालन कर रहा है, तो उससे आप आहत हैं। भाई ये नहीं करना चाहिए, भले ही देश के संविधान में प्रावधान है, पर जिन्होंने माफीनामे लिखे दस्तावेजी स्वरूप के तहत, उनको आप पूजनीय बताने के लिए तैयार हो, तो थोड़ा समझना मुश्किल है। चाह क्या रहे हैं आप? आपकी हसरत है राहुल गांधी सड़क पर ना दिखें, आपकी हसरत है राहुल गांधी आपके खिलाफ लड़ाई ना लड़ें, आपकी हसरत है कि 2024 में राहुल गांधी मौजूद ना रहें, वो जेल के अंदर रहें, ताकि आप आराम से 2024 में कैटवॉक कर लें। इसलिए परेशान है। नहीं हिमांशु जी, परेशान तो कांग्रेस पार्टी, वो लोग सड़क पे उतर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम व्रत रखेंगे, वो कह रहे हैं हम धरना प्रदर्शन करेंगे। अरे जो करना आप करिए ना, लेकिन ये कानून की बात है, आपको कोर्ट में जाना चाहिए था। इन्होंने पहले कहा कि ये पहले कोर्ट नहीं गए, पहले ये धरने प्रदर्शन पे उतर आए। जब ये केस वहां फाइल हुआ था तो लोअर कोर्ट में इन्होंने उसमें वकालत ठीक से नहीं करी कि कम से कम केस इनके खिलाफ जाए, तो ये उसको भुनाएंगे आगे बैठ के। फिर हाईकोर्ट में ये जब ये केस गया, तब इनके एक से एक धुरंधर वकील हैं, जो रात के 3 बजे, ऐसे वकील हैं जो रात को 3 बजे आतंकियों के केस में भी अगर लोगों को उठा के बैठा सकते हैं, तो वो तो कम से कम एक मामूली सा केस जिसमें 2 साल की सजा है, उसमें इनको बेल करा देते। ये लेके इसका मोदी जी से या भारतीय जनता पार्टी से क्या लेना देना? ये आपका निजी मामला, आपने बयान दिया। एक आदमी अगर व्यक्तिगत एक आहत हुआ है, उसने केस फाइल किया, आप उसके खिलाफ लड़िए। हर चीज में आप मोदी जी को ले आइए। चंद मित्र आपके हैं जिनके साथ आपका लेन देन हुआ है, वो आप उनको मोदी जी का मित्र डिक्लेयर कर देते हैं। जितने भी घोटाले हुए हैं, 48 से लेके जीप से लेके जीजाजी तक, उसमें आप शामिल हैं। फिर मोदी जी को मेरा सवाल थोड़ा दूसरा है। आपको नहीं लग रहा है कि आपकी योजना विफल कर रही है कांग्रेस? आपकी योजना विफल कर रहे हैं राहुल गांधी। आपने सोचा था कि राहुल गांधी को सजा हो गई, गया जेल में, खेल खत्म, अपना काम ठीक, पर आदमी जेल भी नहीं जा रहा है, बेल पर रह ले रहा है, लेकिन चुप नहीं हो रहा है। अभी भी मुखर होकर गली गली गांव गांव में बोल रहा है। जनता के बीच में भी कांग्रेस पहुंच रही है। जिन तरीकों से उसने पहले सफल लड़ाई लड़ी है, उन तरीकों की ओर लौट रही है, सत्याग्रह को हथियार बना रही है। क्या आपको नहीं लगता है कि राहुल गांधी को कमजोर करने की कोशिश थी आपकी पूर्णेश मोदी के माध्यम से? पूर्णेश मोदी कोई इंडिविजुअल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के नेता है भाई। कोशिश भारी पड़ रही है। क्या लगता है आपको? कांग्रेस संगठित हो रही है भाई। जिस कार्यक्रम में भूपेश बघेल हैं, उसी में टीएस सिंहदेव भी दिख रहे हैं। जिस कार्यक्रम में सचिन पायलट है, उसमें अशोक गहलोत दिख रहे हैं। ये क्या किया आपने? जो अलग अलग बैठे थे सबको साथ बिठा दिया। शरद जी, कुछ गलत तो नहीं हो गया? नहीं हिमांशु जी, हम तो कह रहे हैं कि करें ना जी। ये सबसे पहले तो ये है कि ये उस कांग्रेस को लेके चल रहे हैं जिसने आजादी दिलाई थी। उस कांग्रेस का वेटरा कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। 17 सितंबर 1969 को वो कांग्रेस को माननीय इंदिरा गांधी जी ने उसको समाप्त कर दिया था। ये उसके बाद कांग्रेस आई, फिर कांग्रेस गई, उसके बाद अब ये वेड्रा कांग्रेस है, ये सोनिया कांग्रेस है। इसका उस कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। महात्मा गांधी से इनका दूर दूर। शरद जी, आप लोग बड़े खतरनाक लोग हो। कब कांग्रेस का ताल्लुक बता देते हो, कब कांग्रेस का ताल्लुक खत्म कर देते हो। कभी बताते हो कि नेहरू ने ऐसा किया, देखो इस कांग्रेस ने ऐसा किया था। अभी जब आपसे सवाल कर लिया तो आपने कहते ये तो वो कांग्रेस ही नहीं है, ये कांग्रेस तो 1980 के बाद की कांग्रेस है। ये अपनी सुविधा से जो आप कांग्रेस को घुमाते हैं, कमाल है भाई। कुछ कहना चाहेंगे सुरेंद्र राजपूत जी? शरद जी इतनी आसानी से आपके वजूद को खत्म कर दिया भाई, आपका इतिहास खत्म कर दिए। बोले कहां 125 साल 137 साल पुरानी कांग्रेस, ये कांग्रेस तो महज 43 साल पुरानी है। क्या कहते हैं सुरेंद्र राजपूत जी? आपकी उम्र युवावस्था की ओर ला दी, बूढ़ी हो चुकी कांग्रेस खत्म हो गई, अब आप युवा हैं। क्या कहते हैं? पहली चीज तो कांग्रेस चिर युवा है, हमेशा जवान रहेगी। कांग्रेस बुढ़िया नहीं है, पहली बात बहुत स्पष्ट समझ लीजिए। दूसरी बात, इन पार्टियों के जवाब क्या देने जो पार्टी सत्ता प्राप्त करने के लिए अपने वंश को, अपने मूलधन को, यानी अपनी विचारधारा को ही सत्ता के प्राप्त करने के लिए दूसरी पार्टी में समाहित कर दें।
जी। जनसंघ को जनता पार्टी में विलय करने वाले लोग कांग्रेस के ऊपर जब आरोप लगाते हैं, आक्षेप लगाते हैं और नकली और असली की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत हंसी आती है। और उस कांग्रेस को याद करने वाले लोग और कहते हैं ना कि बैंक लूट कर मोदी भागा, सोता चौकीदार, और कुछ भी पूछो एक ही उत्तर, नेहरू जिम्मेदार। तो ये वो लोग हैं जो लोग आजादी से पहले जिनका काम सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों की गुलामी करना था, चाटुकारिता करना था, दलाली करना था या उनके काम करना था, सेना में लोगों को भर्ती कराना था, और उन्हीं के उसमें जब हम सत्याग्रह करते थे तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल के उप मुख्यमंत्री थे, और कांग्रेस को और जनता को डंडे से मरवाना जिनका काम था। जो लोग अंग्रेज बहादुर को क्या नाम एक खत लिखते थे कि ये 7 तरीके हैं जिससे हम भारत छोड़ो आंदोलन की कमर तोड़ सकते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का लेटर है। उन लोगों को क्या जवाब देना? अरे भाई, जनसंघ को जिन लोगों वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल का हिस्सा हुआ करते थे। सुरेंद्र राजपूत जी, ये भी तो तथ्य है ना, जिन्होंने पत्र लिखे थे आपके अनुसार वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश के उद्योग और बिजली मंत्री हुआ करते थे, सबसे पहले वाले। किसके नेतृत्व में? पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। तो ये भी दस्तावेजी स्वरूप है। पर मैं इसे विषय भ्रमित हो जाएगा, हम मूल विषय पर रहें, कानूनी पहलू, जनता के बीच लड़ाई, और इसके संदर्भ में ज्ञान देने के लिए हमारे साथ में प्रमोद कुमार जी हैं। प्रमोद जी, आपसे जानना चाहता हूं, जब मामला कोर्ट में चल रहा हो या कोर्ट में तर्क वितर्क की स्थितियां हो, कोर्ट में यह बताया जा रहा हो कि जो आरोप हैं वो सही हैं या गलत हैं, उनके बीच में जनता के स्तर पर प्रदर्शन को कोर्ट किस नजरिए से देखती है? ये कोर्ट पे दबाव बनाने की कोशिश की दृष्टि से देखती है या कोर्ट निष्पक्ष बनी रहे इस दृष्टि से देखती है? क्या कहेंगे आप? देखिए, यदि मैटर ये सब जुडिस है जी, उसके बाद आप इसको पब्लिक डोमेन में लाते हैं जी, तो मैं समझता हूं कि माननीय कोर्ट के लिए ये शर्मनाक है। आप इसका मतलब हास्यास्पद बना रहे हैं या आपको कोर्ट पे या न्यायालय पर विश्वास नहीं है। अभी जी। जैसा हम सुन रहे थे कि हमारे स्पोक्स पर्सन कुछ बोल रहे थे कि न्यायालय जो है किसी न किसी दबाव में आकर के इस तरह का न्याय किया है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या यही विचार कांग्रेस का भी है? क्या ये कहना चाहती है कि ये जो है वो दबाव में किए हैं और न्यायालय जो माननीय उच्च न्यायालय के जज हैं, आप इसका मतलब उनके आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं कि वो दबाव में आकर के इस तरह का फैसला किए हैं? क्या मैं पूछना चाहता हूं कि जो सेक्शन आईपीसी में, जो इंडियन पेनल कोड में 599, 499 एंड 500 में ये निहित है कि यदि आप सार्वजनिक रूप से निंदा करते हैं या एक तरह से एब्यूजिव लैंग्वेज में बोलते हैं या उसको डिफेम करते हैं, तो क्या डिफेमेशन एक्ट बीजेपी ने बनाया है? ये जब अंग्रेजों के समय से कानून बना हुआ है, कांग्रेस के समय में स्वतंत्रता के बाद भी ये कानून लागू है, उसके बाद उसी के प्रारूप में आपको ट्रायल कोर्ट में ये जजमेंट हुआ, पहले मजिस्ट्रेट के यहाँ जज में ये न्याय हुआ, उसके बाद आप सेशन में आए, सेशन के बाद आप जो है हाई कोर्ट में आए, हाई कोर्ट में भी यदि आपको ये उचित ठहरा रहा है कि आप जो है इसके लिए दोषी हैं, तो आप जो है सीधे कानून पे और न्यायालय पर आप उंगली उठा रहे हैं। इसका मतलब आपको जो है न्यायालय पर विश्वास नहीं है। तो ये तो वही कहावत है कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। आपके विपक्ष में यदि आ जाता फैसला तब तो आप कहते हैं कि न्यायालय में जो है कहीं ना कहीं दोष है, और यदि आपके फायदे में आ जाता है तो आपको न्यायालय पर पूरा विश्वास होता है। तो इस तरह का जो डूबियस एटीट्यूड, मैं समझता हूं एक जिम्मेदार यदि कोई पार्टी है, राजनीतिक दल है, उसको इस तरह का शोभा नहीं देता है। एक दूसरी चीज है, आप देखिए कि जो ये बातें जो राहुल गांधी जी ने कही थी कि ये मोदी सारे चोर हैं, इसका मतलब ये क्या समझते हैं? ये जो मोदी लोग हैं आपकी जनता नहीं है क्या? यदि आप एक इंडिविजुअल आज को या इंडिविजुअल वर्ग को आप इस तरह का जो है आप बता रहे हैं, तो इसका मतलब ये था कि आपका वो मोदी कास्ट का नहीं था, कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में आप जो है नरेंद्र मोदी को भी निशाना कर रहे थे कि जिस तरह से ललित मोदी ने जो है पैसे लेके गबन किया है और या और कोई किया है, उसी तरह से नरेंद्र मोदी और मोदी हैं। तो ये निश्चित रूप से ये तो साफ जाहिर होता है कि एक मोदी जो वर्ग हैं उनको आपने एक नीचा दिखाने प्रमोद जी, थोड़ा आपसे अपेक्षा इससे बेहतर अभिव्यक्ति की है कानूनी विद के रूप में। ये जनता के स्तर पर या राजनेताओं के स्तर पर ऐसे तर्क तो हम अपने कार्यक्रम में बहुत सुन लिए।
कानूनी स्तर पर सुरेंद्र राजपूत जी ने एक विषय उठाया। आप जैसा अधिवक्ता हमारे साथ है, सुरेंद्र राजपूत जी की उस जिज्ञासा का समाधान आपसे अपेक्षित है, और वो मेरे दर्शकों की भी जिज्ञासा है कि भाई 1947 से देश आजाद हुआ, मानहानि के मामले में अधिकतम सजा का प्रावधान है 2 वर्ष का। क्या इससे पहले कि कोई नजीर है, कोई मिसाल है कि किसी व्यक्ति को 2 साल की सजा सुनाई गई हो? राहुल गांधी के संदर्भ में 2 साल की सजा केवल इसलिए सुनाई गई, कांग्रेस का यह आक्षेप है, ताकि उनकी लोकसभा की सत्ता छीनी जा सके। जो सजा कोर्ट समाप्त होने तक 24 घंटे तक की देके प्रतीकात्मक रूप से रहती है, राहुल गांधी के संदर्भ में अधिकतम 2 साल की सजा का आदेश केवल इसलिए हुआ ताकि उन्हें जनप्रतिनिधि बनने से रोका जा सके, जनप्रतिनिधि रहने से रोका जा सके। 8 साल के लिए विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा के दरवाजे बंद हो गए हैं राहुल गांधी की, अगर यह सजा बरकरार रहती है। इसके संदर्भ में बताइए ना प्रमोद जी, कहा जा रहा है ये सामान्य बात नहीं है। एलिगेशन लगा रहे हैं वो केवल एजम्पशन और प्रेजम्पशन के आधार पे है। न्याय जो कहता है कि आप ये बताइए, न्याय में तो है ना कि मैक्सिमम 2 साल का सजा है। अब सवाल आता है कि 2 साल से कम या उनको बरी क्यों नहीं किया गया कोर्ट? आपको याद होगा कि जब ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ ये मैटर लगा हुआ था और ये जब सेंटेंस हुआ या सेंटेंस के पहले भी इनको नंबर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी दिया गया था कि आप अपने आप को रियलाइज कीजिए, आप जो है कम से कम जो है माफीनामा मांगिए कि आपको इस तरह की गलतियां आपसे हुई है। लेकिन इन्होंने वहां पे अकड़ दिखाए। इवन जो सेंटेंस के समय में था, सेंटेंस में भी जब आपके और एक नहीं, आपके कई मुकदमा डिफेमेशन तो प्रमोद जी का सीधे तौर पर कहना है जिस मामले में कोई खेद ही नहीं है, कोई रिग्रेट ही नहीं है, तो उसके संदर्भ में सजा तो कितनी भी सुनाई जा सकती है, ये प्रावधान है। सुरेंद्र जी कोई हस्तक्षेप करते हैं, उनका हस्तक्षेप सुनते हैं, फिर देवेंद्र वर्मा जी के पास चलते हैं। जी सुरेंद्र जी, क्या होगा? 3-4 चीजें। प्रमोद जी अधिवक्ता के रूप में रहते तो बेहतर था जी। प्रमोद जी जो हैं एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में रह रहे हैं, हमें उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, ये आपका विशेषाधिकार है। मैं सिर्फ 2-3 चीजें पूछना चाहता हूं कि आज तक 1948 से आज तक किसी एक मामले में हैबिचुअल ऑफेंडर को तो सजा हुई होगी, किसी एक मामले में हुई होगी मानहानि के। लेकिन अगर वो नहीं है तो ये क्यों नहीं माना जाए कि कानूनी प्रावधानों का दुरुपयोग करके सत्ता पक्ष ने प्रभावित किया है? क्यों नहीं माना जाए? क्या ये संयोग है या प्रयोग है कि आपने उसी पूर्णेश मोदी ने अदालत की कार्रवाई चले नहीं इसके लिए हाई कोर्ट में स्टे लगा रखा था और बाद में उस स्टे को हटवा लिया। ये बात सुरेंद्र जी आप पहले भी कह चुके हैं, मैं थोड़ा चर्चा को विस्तार देना चाहता हूं और इसके लिए देवेंद्र वर्मा जी के पास जाना चाहता हूं। और देवेंद्र वर्मा जी आपसे जानना चाहता हूं, एक तरफ सुरेंद्र राजपूत जी का कहना यह है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है और सरकार का कहीं ना कहीं दखल है इस पूरे मामले में, और इस दखल के संदर्भ में यह भी हवाला दिया जाता है कि इधर आदेश आया, उधर लोकसभा की सत्ता छीन ली गई, अगले दिन तीसरे दिन जो है बंगला भी छीनने का नोटिस दे दिया गया। पर साथ ही सवाल है, अगर सरकार की यह मंशा है तो अभी तक वायनाड का संसदीय क्षेत्र में पुनर्चुनाव के लिए घोषणा क्यों नहीं की गई है? अगर सरकार की मंशा वाकई राहुल गांधी को बाहर रखने की है तो प्रावधान तो है ना कि कोई संसदीय क्षेत्र खाली नहीं रहना चाहिए। राहुल गांधी के अधिकार अपनी जगह, पर वायनाड की जनता के अधिकार अपनी जगह। तो थोड़ा आपसे जानना चाहते हैं, अगर सरकार की मंशा इतनी खराब है तो वायनाड के संदर्भ में अभी तक चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ, क्या केंद्र सरकार इंतजार कर रही है कि राहुल गांधी को कोई राहत मिल जाए, उनकी सत्ता बहाल हो जाए, इसलिए इंतजार है? तो थोड़ा द्वंद्व है, थोड़ा आपसे इस संदर्भ में प्रकाश पड़े, क्या देखते हैं आप इसको बतौर संविधान विशेषज्ञ? आपने बताया प्रावधान यह है कि कोई भी संसदीय सीट या लेजिस्लेटिव सीट 6 महीने से अधिक समय तक रिक्त नहीं हो सकती, और 6 महीने का समय इलेक्शन कमीशन के पास में रहता है कि वो 6 महीने ऐसा चुनाव कार्यक्रम निर्धारित करे कि कोई भी क्षेत्र की जनता 6 महीने से अधिक समय तक अनरिप्रेजेंटेड न रहे जी। और इस मामले में यदि रिट पिटीशन का समय, क्योंकि हाईकोर्ट का निर्णय भी 7 तारीख को आया है और फिर से अपील का समय है उनको, तो अपील का समय है, जब तक अपील का निपटारण नहीं हो जाता और ये 6 महीने का समय नहीं हो जाता तब तक इलेक्शन कमीशन किसी भी सीट के लिए इलेक्शन डिक्लेयर नहीं कर सकता और नहीं करता, ऐसा प्रावधान भी नहीं है। और इसीलिए अभी तक वायनाड का जो सीट है उसका चुनाव डिक्लेयर नहीं हुआ है। मैं थोड़ा समझना चाहूंगा देवेंद्र भाई, थोड़ा कंफ्यूजन है
6 महीने के अंदर चुनाव कराना चाहिए। हमारी समझ ये बोलती है कोई भी सीट 6 महीने से ज्यादा रिक्त ना रहे, 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाए। आप क्या ये कह रहे हैं कि जब तक रिट पिटीशन के विकल्प अभियुक्त के पास उपलब्ध है तब तक चुनाव आयोग को चुनाव नहीं कराना है? क्या ऐसा कोई प्रावधान है? ये जानना बड़ा महत्वपूर्ण है। अमूमन अधिकतम 6 महीने तक रिक्त रखी जाती है, पर लगातार पिछले 30, 40, 50 साल का अनुभव यह है कि चुनाव आयोग जब भी कहीं और चुनाव करा रहा होता है तो जितनी भी सीटें खाली होती हैं उन सीटों पर भी उपचुनाव साथ में करा जाता है। इस दौरान कर्नाटक का विधानसभा चुनाव हुआ और उसके साथ वायनाड में उपचुनाव नहीं हुआ देवेंद्र वर्मा जी। तो इसलिए सवाल है ना, जो आरोप है कांग्रेस के कि सरकार की मंशा ठीक नहीं, संवैधानिक संस्थाएं सरकार की बदुआ बनकर काम कर रही हैं, तो मेरा जानना यह है देवेंद्र वर्मा जी, क्या चुनाव आयोग के पास यह विकल्प उपलब्ध नहीं था कि वो वायनाड में चुनाव करा पाते? इसके संदर्भ में आपकी समझ, आपका आकलन और कानूनी प्रावधान, थोड़ा इस पर रोशनी मिले। अभी इलेक्शन कमीशन के पास में वायनाड का चुनाव कराने का विकल्प उपलब्ध नहीं है, क्योंकि जब लोअर कोर्ट का डिसीजन हुआ और हाई कोर्ट से उनकी अपील खारिज हो गई, अभी भी अब उनको सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का समय है। तो जो 6 महीने का पीरियड है, वो 6 महीने का पीरियड तो हाई कोर्ट के निर्णय से माना जाएगा ना, पहले दिन से थोड़ी माना जाएगा। ये 6 महीने का देखो भैया, क्या ये दलील आपकी ठीक है? क्योंकि लोकसभा की उनकी सदस्यता 24 मार्च 2023 को जा चुकी है देवेंद्र वर्मा जी। वायनाड संसदीय क्षेत्र का सांसद 24 मार्च 2023 से उपलब्ध नहीं है, तो क्या हाईकोर्ट के आदेश के साथ अब 6 महीने चलेंगे या 24 मार्च 2023 से हम 6 महीने की गणना करेंगे? मेरे मत में तो जब तक उसको अवसर उपलब्ध है, जब वो अवसर समाप्त हो जाएगा तब तक तो चुनाव आयोग उसका इलेक्शन डिक्लेयर नहीं कर सकता, क्योंकि अभी उसके पास में अवसर है। अभी हो सकता है सुप्रीम कोर्ट से उसको स्टे मिल जाए, सुप्रीम कोर्ट से उसके कन्फाइनमेंट और सेंटेंस के ऊपर स्टे मिल जाए या किसी भी चीज के ऊपर स्टे मिल जाए। इसलिए इलेक्शन कमीशन जब तक ये निर्णित नहीं हो जाता तब तक चुनाव की घोषणा वहां नहीं कर सकता। और मेरे मत में ये जो 6 महीने की अवधि है, यदि ऐसा कोई डेवलपमेंट होता है तो निश्चित तौर पर अंतिम कोर्ट के निर्णय से ही उसकी अवधि मानी जाएगी। अंतिम कोर्ट के निर्णय से अवधि मानी जाएगी, तो फिर तो आपसे सवाल ये है कि फिर जाके लोकसभा सचिवालय ने इतनी हड़बड़ाहट क्यों की? देवेंद्र, चुनाव आयोग के पास विकल्प है चुनाव कराने के संदर्भ में अंतिम विकल्प तक जाने का, फैसला आने का इंतजार करने का, पर लोकसभा ने तो तुरंत ही संस्था खारिज कर दी, सचिवालय ने तुरंत आपकी सत्ता खत्म, तो थोड़ा उलझन हो गई। या आपका कहना यह कि भाई लोकसभा सचिवालय जितना कंट्रोल में है सरकार के, चुनाव आयोग उतना कंट्रोल में नहीं है, इसलिए अंतर है दोनों की कार्य पद्धति में? ऐसा नहीं कहता, निश्चित तौर पर दोनों ही इंडिपेंडेंट हैं। पार्लियामेंट का सेक्रेटरीट भी इंडिपेंडेंट काम करता है और जुडिशरी भी इंडिपेंडेंट काम करती है। लेकिन यदि एक जजमेंट हो गया और जो धारा 8(4) थी उसको जब रिपील कर दिया है कि डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम द डे ऑफ जजमेंट हो जाता है, तो जैसे ही जजमेंट हुआ उन्होंने उसको डिस्क्वालीफाई करने के आदेश जारी कर दिए उनके सदस्य। इस संदर्भ में एक नजीर दी जा रही है। गुजरात के एक और सांसद थे, उनको 3 साल के लिए दोषी ठहराया गया, पर उनकी लोकसभा सदस्यता नहीं छीनी गई। कांग्रेस कई मंचों से इस बात को उल्लेख कर चुकी है। शायद सुरेंद्र राजपूत जी आगे हमारे साथ इस बात को साझा करें, लेकिन मैं अब चर्चा में प्रेम कुमार जी के पास रुक करना चाहता हूं, क्योंकि मैं इसके राजनीतिक प्रभाव का आकलन करना चाहता हूं। प्रेम कुमार जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, आवाज आपकी आ रही है। तो प्रेम कुमार जी, आपसे जानना चाहता हूं, बार बार ये समझ में आता है कि राहुल गांधी कानूनी स्तर पर इस मसले को उतने बेहतर तरीके से नहीं लड़े जितने बेहतर तरीके से लड़ा जा सकता था। तमाम कानूनविद इस बात पर एक राय है कि अगर राहुल गांधी ने अपने कहे पर खेद व्यक्त कर दिया होता तो नौबत यहां तक नहीं आती, पर अभी भी कानूनी तौर पर इस रणनीति को नहीं आजमाया जा रहा है। इसके उलट जनता के बीच जाने का, इसे अपने साथ जाति बताने का विकल्प कांग्रेस ने आजमाया है। क्या कहते हैं आप? राहुल गांधी के राजनीतिक जीवन की कुर्बानी की बुनियाद पर कांग्रेस अपने सुनहरे भविष्य का सपना देख रही है, इसलिए इस रणनीति पर काम किया जा रहा है। एक राहुल गांधी की कीमत के एवज में अगर कांग्रेस अपने खोए हुए दिनों को वापस पा सकती है तो ये खराब सौदा नहीं है। क्या कहते हैं प्रेम कुमार जी? डॉक्टर हिमांशु जी, देखिए,
अगर इस माफी मांग लेते हैं राहुल गांधी, पहले माफी मांग लेते तो इसका मतलब था माफी मांगने का मतलब कि गलती मान लेना जी। अब ये केस ही है सही और गलत के बीच जी। राहुल गांधी ये नहीं मान रही कि उन्होंने जो कुछ कहा उससे किसी जाति का अपमान हुआ, और जिस समय वो माफी मांग लेंगे तो इसका मतलब है कि उन्होंने जाति का अपमान किया जी। तो क्या हम या आप उस जगह होते तो क्या करते जी। हम भी नहीं मानते। अगर हमें लगता मैंने बात उस किसी जाति के खिलाफ नहीं बोली है तो हमें नहीं मांगना चाहिए माफी। तो मुझे लगता है प्रेम कुमार जी अपने को यहाँ रुकना चाहिए और एक बार उस बयान को सुनना चाहिए ताकि उससे आपको अपनी दलील देने के संदर्भ में थोड़ी सुविधा रहे। राहुल गांधी ने बोला क्या, देश एक बार फिर सुने, एक बार सुनने की कोशिश कीजिए, देखने और सुनने दोनों की। रुपए आपकी जेब से निकालकर उसकी जेब में, मेहुल चौकसी, ललित मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। उन्होंने नोटबंदी की, छोटे दुकानदारों को, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों को नष्ट किया, जिंदगी बर्बाद की। हाँ प्रेम कुमार जी, अब शायद आपको सहूलियत होगी, आपको भी लगता है इसमें कुछ आपत्तिजनक नहीं है। इसमें ऐसा बोला क्या है जिसपे खेद व्यक्त होना चाहिए? ऐसा बोला क्या है जिसमें इसमें किसी को आपत्ति होनी चाहिए? क्या कहते हैं आप? देखिए, अभी मुझे यही लगता है कि चूंकि मोदी नाम से कोई जाति नहीं है इस देश में जी। मोदी न तो मोदी गैर हिंदू भी है, वणिक समुदाय से भी है, किसी दूसरे समुदाय से भी जी। तो पहले तो ये तय करना होगा कि जाति जिनका अपमान हुआ, जिन्होंने केस किया, वो तो दुख जताए कि मुझे खराब बोला गया, तो वो केस है नहीं। लेकिन मैं क्वालिटी ऑफ जजमेंट पर मैं बाहर से सवाल उठाऊं तो उसका कोई वैल्यू नहीं है जी। वो ये तो कोर्ट के ही माध्यम से सही या गलत होना चाहिए और उसका उचित माध्यम से आगे बढ़ा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी बात जाएगी तो उस पर बात होगी, लेकिन एक व्यक्ति को तो अधिकार है ही ना, उनको माफी जबरदस्ती तो नहीं मंगवाई जा सकती। अब यहाँ पर थोड़ा सा सोचा जाए कि अदालत कहती है कि माफी मांग लीजिए तो आपको कोई सजा नहीं मिलेगी जी। और अदालत ये जानती है कि हम जो 2 साल की अधिकतम सजा दे रहे हैं इसलिए कि उनके कहने पर माफी नहीं मांगी जा रही है, तो वो 2 साल की सजा नहीं है, वो दरअसल 8 साल की सजा हो जाती है एक राजनेता के लिए जो चुनाव नहीं लड़ सकता है। तब क्या किसी संविधान में अब क्या ऐसे संशोधन की जरूरत है कि जब कोई अपमानजनक या मानहानि करे तो वो जिस क्षेत्र में भी हो उस क्षेत्र में 6 साल और उनका पनिशमेंट जोड़ दिया जाए? ये 2 साल की अधिकतम सजा नहीं है, कुछ ये 8 साल की अधिकतम सजा में तब्दील कर दिया जाए। ये बड़ा विषय है, क्योंकि अदालत को ये समझ है कि हम उसके इस निर्णय के क्या परिणाम हो सकते हैं। अदालत ने इस समझ को की अनदेखी की है, या जानबूझकर की हो या चाहे जिस वजह से की हो। तो जनता के बीच कांग्रेस जानना चाहूंगा, ये आप इसे अनदेखी मानते हैं या आप मानते हैं कि ये देखकर ही इस प्रकार की सजा हुई है? कांग्रेस तो यही कह रही है ना, 2 साल अधिकतम ही इसलिए ताकि व्यक्ति संसद का सदस्य ना रह पाए, अभी भी नहीं हुआ, अगले 8 साल तक भी। देखिए, राजनीतिक रूप से बात कहने का बिल्कुल अधिकार है कांग्रेस को जी। मैं एक उदाहरण देता हूं कि 2018 की बात है, अदालत ने आरक्षण पर एक फैसला दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, छोटी अदालत ने नहीं दिया था। वो स्वतः स्फूर्त हिंदुस्तान में बंद का आयोजन हुआ, मध्य प्रदेश में तो बड़ी घटना घटी थी उस समय, तो ने किया था। तो उसके तुरंत बाद क्या हुआ? अदालत का सम्मान करते हुए क्या उस कानून को बरकरार रखी सत्ताधारी दल ने? बल्कि वो पलट दिया। तो अदालत ने जो एक फैसला दिया उसको पलट दिया, अध्यादेश ला करके बाद में कानून बना में बदलाव करके संशोधन करके। तो दूसरी बात यह है कि अदालतें तो ऊंची अदालत रोज। आपकी क्या अपेक्षा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की केंद्र में मौजूद सरकार राहुल गांधी की संसद की सत्ता बचाने के लिए संशोधन लेकर आए? ऐसी किसी अपेक्षा के साथ आप हैं? और वो संशोधन जो पहले मनमोहन सिंह लाए थे और इन्हीं राहुल गांधी के द्वारा उस अध्यादेश को फाड़ दिया गया था,
क्या इच्छा हो गई प्रेम कुमार जी आपकी? नहीं, मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने अगर उस अध्यादेश को फाड़ दिया था तो इस वजह से अगर पनिशमेंट हो रहा है तो ये गलत नहीं हो रहा है जी। अगर इस वजह से पनिशमेंट हो रहा है तो राहुल गांधी गलत नहीं हो गए, पनिशमेंट हो रहा है तो सही है। फिर बहरहाल हमारा मूल विषय अनुत्तरित रह गया प्रेम कुमार जी। जानना यह है, जो लड़ाई कानूनी स्तर पर और धारदार तरीके से कैसे लड़ाई को अंजाम दिया जाना चाहिए, उसे छोड़कर कांग्रेस सड़क पर उतर रही है। क्या आप मानते हैं कि राहुल गांधी की कुर्बानी के एवज में कांग्रेस अपने खोए हुए दिनों को वापस ला पाएगी? क्योंकि ये प्रदर्शन, ये धरना, ये मौन, ये सत्याग्रह राहुल गांधी को क्या सुप्रीम कोर्ट में राहत दिला देगा? बिल्कुल, राजनीतिक घटनाओं से, आंदोलन से सुप्रीम कोर्ट पर असर नहीं पड़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अलग है, उसको छोड़ा नहीं है राहुल गांधी ने। और जो राजनीतिक विरोध है वो विरोध मौन जो है, मौन से किसी का नुकसान नहीं हो रहा है। मौन तो ताकत खोजने के लिए होता है। गांधी जी के इलाके में, गांधी जी के हथियार से, गांधी जी के क्षेत्र से न्यायालय के फैसले पर एक मौन रह करके ही तो विरोध हो रहा है जी। और यह विरोध कहीं न कहीं सत्ता और उसका अदालतों पर पड़ रहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव का भी विरोध है। हम अदालत को लेकर इतना इस तरीके से हो गए, अदालत को हमने इतना सामंतवादी स्वरूप दे रखा है कि भाई अदालत तो रोज अपनी निचले अदालत के फैसले बदलती है, नीचे की अदालत रोज गलत फैसले देती है, रोज ऊपर की अदालत उसको सही करती है, लेकिन उस पर आम आदमी टिप्पणी नहीं कर सकता। ये व्यवस्था में हम जी रहे हैं और इसके लिए अभिशप्त, इसलिए हम व्यवस्था में जी रहे हैं, इसलिए हम अभिशप्त हैं। ये प्रेम कुमार जी का कहना है। मैं जाना चाहता हूँ सुरेंद्र राजपूत जी के पास, लेकिन शरद जी कोई हस्तक्षेप करने जा रहे थे। एक बार शरद जी का हस्तक्षेप सुनते हैं, फिर सुरेंद्र जी के पास चलते हैं। जी शरद जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए हिमांशु जी, समस्या सिर्फ इतनी है, इसको 9 साल सत्ता के बाहर हो गए रहते थे, इसकी इनको आदत नहीं है। ये पहले इन्होंने पदयात्रा करके देखी, उससे कोई इनको खास लाभ नहीं मिला। फिर उसके बाद क्योंकि उससे पहले जो है गुजरात में इनके पास विपक्ष के अध्यक्ष का पद था, जब इनकी पदयात्रा खत्म हुई तो वो भी खत्म हो गया। तो ये लोग अब किसी भी तरीके, जो इसको अंग्रेजी में डेस्परेशन है कि हमें किसी तरीके से सत्ता चाहिए। इस मुद्दे का जिसका ना भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना, ना माननीय मोदी जी ने किसी ने कोई केस इनके खिलाफ फाइल किया है, क्योंकि हमला सारा मोदी जी के ऊपर था। मोदी जी ने कोई इनको जवाब नहीं दिया। पहले इन्होंने कहा मोदी चोर है, चौकीदार चोर है, ये चंद उद्योगपतियों से मिले हुए हैं, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। और सार्वजनिक जीवन में हम आप जो हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता बैठे, हम लोग सार्वजनिक जीवन में कई बातें ऐसी मुंह से निकल जाती हैं जो किसी को बुरी लगेंगी, उसमें आप सीधे कह देते हैं कि साहब हमें खेद है। शरद जी एक बात बताइए, मैं आपकी इस दलील को समझ नहीं पाया। देखिए मोदी जी ने कोई केस नहीं किया, नरेंद्र मोदी जी को कोई आपत्ति नहीं हुई। आशय क्या है आपका इसके? मतलब जो भी दर्द हुआ वो पूर्णेश मोदी को हुआ। इतने गंभीर किस्म के आक्षेप राहुल गांधी ने लगाए और देश के प्रधानमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। ये कहना चाहते हैं आप? जी शरद जी। तो हार जीत की जो बुनियाद रखी जाती है वो लोअर कोर्ट में होती है, वहां आपने इसकी वकालत ठीक से नहीं करी। उसके बाद क्योंकि इनको ये उम्मीद थी कि कम से कम अगर केस इनके खिलाफ जाता है तो ये उसको फिर लेके सड़क पे उतरेंगे। और जो कानून कहता है कि जैसे ही कोर्ट का ऑर्डर आता है, जैसे कोर्ट का ऑर्डर आता है, जैसे ही उस पे दस्तखत होते हैं, ऑटोमेटिक सदस्यता खत्म हो जाती है। उसमें पार्लियामेंट को या जनरल सेक्रेटरी पार्लियामेंट को कोई लेना देना नहीं है, ऑटोमेटिकली सदस्यता खत्म हो जाती है, ये कहना है। लेकिन मैं आना चाहता हूं सुरेंद्र राजपूत जी आपके पास में। ये सत्याग्रह बहुत जबरदस्त हथियार रहा आजादी के पहले, पर आप ये सत्याग्रह का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं इतनी सुविधा के साथ। सत्याग्रह, गांधी जी जिस सत्याग्रह को करते थे उसमें वो समाधान तक इंतजार करते थे। उपवास में बैठे तो पता चला कि 10 दिन उपवास चल रहा है, 20 दिन चल रहा है। ऐसा उपवास नहीं होता था कि सुबह छोले भटूरे खाए बंगाली मार्केट में, उसके बाद में पहुंचे राजघाट पे और 4 घंटे रहे और वापस आके फिर छोले भटूरे खाए बंगाली मार्केट में। ये मौन सत्याग्रह के नाम पर भी बस सुबह गए, फोटो वोटो ठीक तरीके से चैनल पे खिंच गए, अखबारों में छपने के लिए बाइट भी आ गई और उसके बाद में खत्म हो गया। तो थोड़ा जानना चाहता हूं, ये सत्याग्रह नाम तो बहुत भारी भरकम है, पर इतनी सुविधा के साथ सत्याग्रह, जैसे मौन सत्याग्रह कहें या सुविधा सत्याग्रह, इस पर थोड़ा सुरेंद्र जी थोड़ा रोशनी दीजिए ना।
हिमांशु भाई, आप जैसे प्रखर और विद्वान पत्रकार हमारी अगर कोई निर्मम मीमांसा भी करते हैं तो हम उसको धनात्मक ऊर्जा के रूप में लेते हैं। ये आपका अपना विषय है, विशेषाधिकार है, और आपकी इस निर्मम मीमांसा का भी स्वागत है। इसमें हमें कोई बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना। आज एक दिन का सत्याग्रह था, जब हम लगातार सत्याग्रह करेंगे, जब हम अनशन करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, तो हम उसकी भी सूचना आपको देंगे। नहीं, लेकिन मेरा सवाल है सुरेंद्र जी, जिस प्रकार के हालात में देश है आपके अनुसार, जिस प्रकार से सारी लोकतांत्रिक संस्थाएं खतरे में है आपके अनुसार, उसका मुकाबला करने के लिए कुछ घंटों का अनशन, कुछ घंटों का मौन, क्या आपको लगता है सुरेंद्र जी की काफी प्रभावी है, या कुछ बड़ा करना पड़ेगा, कुछ निर्णायक करना पड़ेगा? जैसा आपको याद है ना, आपकी सरकार की चूल्हे हिलाने के लिए दिल्ली में एक अनशन हुआ था, अन्ना हजारे साहब आए थे, 4 दिन 5 दिन अनशन चला था, देश हिल गया पूरा का पूरा। आप देखे ना किस तरीके से देश हिल गया था, और देश हिल गया, सारे मंत्री दौड़ लिए, बताओ अन्ना क्या करना है, क्या करना है। आपको नहीं लगता है थोड़ा कांग्रेसियों को, गांधी को एक बार फिर से पढ़ना, जानना और मानने की जरूरत है? मोहनदास करमचंद गांधी को अगर लड़ाई लड़नी है तो ईमानदारी से लड़नी पड़ेगी। लड़ाई लड़ती हुई केवल दिखनी है नहीं है, लड़ाई लड़नी भी है। क्या कहते हैं सुरेंद्र जी? मुझे उम्मीद है कि आप मुझे बात पूरी करने का मौका देंगे, इसके बाद मुझे जाना भी है। मैं आपको 3-4 चीजें कहता हूं। हाँ, मैं आपको 3-4 चीजें कहता हूं कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ अन्ना का आंदोलन जो था आपके सामने है, और उसकी जो भयावहता थी, उसके जो डुप्लीकेसी थी, उसका जो दोगलापन था, वो आपने सबने देख लिया आज की डेट में कि आरएसएस ने वस्तुतः उस आंदोलन को फंड किया था, और किस तरीके से लोगों ने कसमें खा खा करके क्या क्या कहा था। तो हमें उस तरीके के दोहरे चरित्र का कोई काम नहीं करना है, नंबर 1। नंबर 2, हम आपको बता दें, लंबी लड़ाई है, और लंबी लड़ाई लड़ने के लिए अगर राहुल गांधी जी और पूरी कांग्रेस 4000 किलोमीटर की यात्रा कर रही है, अगर वो आपको नहीं नजर आ रहा है तो मैं आपको प्रणाम करता हूं। दृष्टि दोष होगा तो उसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता। 4000 किलोमीटर की यात्रा लगातार 4 महीने जो आदमी कर रहा है, जो हमारा एक जननायक कर रहा है, उसमें आपको वही सत्याग्रह अगर नहीं दिख रहा है तो मैं क्या कह सकता हूं। हाँ, सत्याग्रह होगा, मौन व्रत भी होगा, अनशन भी होगा, आमरण, जैसी जैसी हमारी आवश्यकताएं जनता के लिए होंगी वो हम सब करेंगे, और लेकिन जनता को जगाने का काम करेंगे, इसको हम नहीं छोड़ने वाले हैं। हिमांशु जी, बहुत साफ सी बात है, हम आपकी निर्मम मीमांसाओं से भी बिल्कुल प्रभावित नहीं होंगे। हाँ, धनात्मक ऊर्जा लेंगे और ऊर्जा की से काम करेंगे, आपके सुझावों को पर भी हम कहीं ना कहीं धनात्मक रूप से काम करेंगे। दूसरी बात अभी आपने एक पूछी थी, अभी हमारे जो भाजपा के मित्र हैं, उनका बेल क्यों ले ली? भाई, बेल तो हमने इसलिए ले ली कि हम आगे बेल हमारा संवैधानिक अधिकार है। हम तो 2 तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, कानूनी लड़ाई कानून की तरीके से लड़ेंगे, और सामाजिक और राजनीतिक लड़ाई सामाजिक राजनीतिक। आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? तीसरी बात, अभी एक आपने और पूछा था कि साहब जिस दिन से सदस्यता समाप्त होती है उसके 6 महीने के भीतर, बिल्कुल सही कहा आपने कि 6 महीने के भीतर चुनाव हो जाना चाहिए, लेकिन परिस्थितियां तब ये व्यापक अलग तरीके से हो जाती हैं जब जो है, अगर 6 महीने बाद, 6 महीने के बाद के 6 महीने के अंदर में अगर कोई लोकसभा का चुनाव पूर्ण तरीके से संभावित हो। इसी तरीके से सदस्यता मुख्तार अंसारी की भी गई है, उनके यहां पर भी गाजीपुर में अभी चुनाव डिक्लेयर नहीं हुआ है, क्योंकि उनकी तो सजा 10 साल की हुई है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि ये जो चुनाव आयोग है कई चीजों को देखता है। 1 साल के अंदर अगर चुनाव होने की संभावना होती है, इससे पहले भी मेरे ख्याल से 2019 से पहले भी ये एक घटना घटी थी, मुझे जगह का याद नहीं, उत्तर प्रदेश की कोई जगह थी, वहां पर चुनाव नहीं हुआ था। तो ये इस तरीके से होता है, चुनाव आयोग के पास विभिन्न प्रावधान है। हम भारतीय जनता पार्टी को बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि उनके अनैतिक कार्यों को, उनके मायावी शासन को, उनके मायावी शासन में की गई कमियों को, गलतियों को, और जो डिक्टेटोरियल एटीट्यूड श्री नरेंद्र मोदी जी का है, उसके खिलाफ लड़ते थे, लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। एक बात अभी शरद जी ने जो कही कि साहब नहीं, हमने तो नरेंद्र मोदी को, अगर नरेंद्र मोदी जी ये मानहानि करते तो हम पूरी तरीके से हाथ जोड़ करके उनका स्वागत करते और कहते कि हां, उनसे हम उनके खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन आज की डेट में जो छदम और छाया युद्ध भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के अस्तित्व को खत्म करने के लिए लड़ रही है, राहुल गांधी के अस्तित्व को लड़ने के लिए खत्म करने के लिए लड़ रही है, उसका पूर्ण तरीके से निषेध होगा, और हम लड़ेंगे भी, भिड़ेंगे भी और जीतेंगे भी, और इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जीतेंगे और संवैधानिक व्यवस्था। तो ये सुरेंद्र राजपूत जी का भरोसा है, लड़ेंगे,
भिड़ेंगे और जीतेंगे। तो आखिरी टिप्पणी के लिए शरद जी आपके पास, आपने सोचा था राहुल गांधी को सजा हो गई, घर बैठेंगे या जेल के अंदर दिखेंगे, पर सुनील राजपूत बता रहे हैं ना थमेंगे ना रुकेंगे, लड़ेंगे भिड़ेंगे और जीतेंगे। घबरा तो नहीं गए आप? क्या से क्या हो गया? नहीं कि वो इसी तरह, वो खुद योद्धा है, तो राजपूत है, योद्धा है, उन्हीं के वही हमारे रक्षक रहे हैं। वो भारत आज वो ना होता अगर वो ना होते। लेकिन ये है कि मैं एक चीज सुरेंद्र भाई से ये जानना चाहता हूं कि क्या वजह थी? ऑर्डर तो लोअर कोर्ट का ऑर्डर हुए 4 महीने हो चुके हैं, हाई कोर्ट का ऑर्डर हुए 10 दिन हो चुके हैं, तो ये आज करने की क्या जरूरत पड़ गई? या तो जैसे ही लोअर कोर्ट का ऑर्डर आया था तुरंत ये धरना प्रदर्शन और सत्याग्रह शुरू कर देते। ये 4 महीने बाद सत्याग्रह याद आया, जब पूरी ताकत सरकार की लगी हुई है बाढ़ से निपटने के लिए, तो एकदम से इनको सत्याग्रह याद आ गया है। अरे अगर आपको इनके सत्याग्रह पे परेशानी है और आप गांव-गांव में घूम घूम के जनसभाएं कर रहे हैं, बाढ़ के इस दौर में आज इतना बड़ा सम्मेलन, आज उतना बड़ा सम्मेलन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये अगर अनशन पे बैठ गए तो आपको लगा अरे बाढ़ के दौर में ये क्या कर रहे हैं। आपको याद है ना पिछले कुछ समय से आपके दिग्गज नेताओं के किस तरीके के सार्वजनिक कार्यक्रम चल रहे हैं बाढ़ के दौरान, भूल तो नहीं है शरद जी? हिमांशु जी ये 4 महीने पहले कर लेते हैं, हम तो बहुत खुशी होती है कि साहब इतना आहत हुए हैं इससे, तो ये 4 महीने पहले शुरू कर देते। तो शरद जी इस बात से परेशान है कि 4 महीने बाद धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, मौन क्यों कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को लगता है कि राहुल गांधी को सुनाई गई सजा जनता के बीच में कांग्रेस को पुनर्स्थापित करने के लिए एक अचूक मौका है। यह मौन सत्याग्रह साफ तौर पर जता रहा है कि कांग्रेस इस आपदा में अवसर को देख पा रही है। वह चाह रही है कि देश की जनता इस बात को समझे कि कांग्रेस, उसके नेता और देश के लोकतंत्र के साथ क्या हो रहा है। पर क्या कांग्रेस की यह कोशिश सफल हो पाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी सशक्त तरीके से इस बात का प्रतिकार कर पाएगी कि कानून ने अपना काम किया है, ना कि सरकार ने अपने अनुसार कानून से काम कराया है? द्वंद्व इसी के बीच में कि कानून ने अपना काम किया या कानून ने सरकार के अनुसार काम किया, फैसला जनता को लेना है। राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, पर सत्य जिसके साथ होगा, क्या जनता उस सत्य को समझ पाएगी? ये सवाल रहेगा। हमें उस सत्य को जानने का इंतजार रहेगा। हाँ, सभी मेहमानों को धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर कमाल का है, अपने अपने अनुसार समझने की कोशिश कीजिएगा। खूबसूरत शेर है। हमारा शेर कहता है कि अजीज इतना ही रखो कि जी संभल जाए। अजीज इतना ही रखो कि जी संभल जाए, अब इस कदर भी न चाहो कि दम निकल जाए। उबैदुल्लाह हलीम ने क्या कमाल की बात कही थी। तो अब ये आपके ऊपर है, फैसला देश की जनता को ही करना है। इस आग्रह के साथ अब मुझे दी इजाजत, फिर मिलना है। तब तक के लिए सदा प्रणाम।